भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, उसकी संविधान पीठ ने, 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से एक फैसला दिया है रिजर्वेशन के सिलसिले में, एससी एसटी के रिजर्वेशन के संबंध में। वो फैसला एक जो जज हैं, लेडी जज हैं, वो एक बात कही है उन्होंने, और बाकी 6 जजों का फैसला एक तरफ है, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, और ध्यान रखें उसमें गवई साहब भी शामिल हैं, जज साहब, जो एससी समाज से ही है। ये जजमेंट आया है और बहुत ही गलत जजमेंट है, मैं कह सकता हूं असंवैधानिक। कोर्ट तो कह रही है कि बड़ा संवैधानिक दिया है, लेकिन पूरी तरह से असंवैधानिक ये फैसला है। और आरक्षण के नाम पर इस पूरे समाज को, एससी एसटी समाज को पूरी तरह से तोड़ने की, उसे बांटने की, उसे बिखेरने की एक बड़ी घिनौनी कोशिश है। मैं इसे साजिश भी कहूं तो कोई गलत नहीं है। ये काम समाज को बांटने का, तोड़ने का, उसे बिखेरने का राजनेता तो करते थे, पॉलिटिशियंस तो करते थे, राजनीतिक पार्टियां करती थी, लेकिन अफसोस इस बार ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने किया है। हमें नहीं पता कि क्या इसके पीछे भी सरकार ही है, इसी फैसले के पीछे, कह नहीं सकते, लेकिन लगता ऐसा है कि जो सरकार के जो वकील थे, उन वकीलों ने जो कहा, जो आर्गुमेंट किया, वो उस जजमेंट में झलक रहा है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये भी जो जजमेंट है सरकारी ही जजमेंट है, कह नहीं सकते, पर लगता है सही। साथियों, एक चीज समझ में नहीं आती, ये जो कोर्ट का फैसला आया है, ये असंवैधानिक इसलिए है कि किसको किस कैटेगरी में रहना है, किस अनुसूची में किसको रहना, किसको डालना, किसको निकालना है, किस जाति को, इसका अधिकार संविधान के अनुसार केवल राष्ट्रपति को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं, राष्ट्रपति को अधिकार है, वर्ड राष्ट्रपति है, इसका अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। लेकिन अफसोस इस फैसले के माध्यम से यह अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है। वो जिसको चाहे उसमें डाल सकती है, जिस जाति को और जिस जाति को चाहे निकाल सकती है, और उसका वर्गीकरण कर सकती है। अब वर्गीकरण कैसे है, आप ऐसे समझें इसको कि वर्गीकरण है तो जैसे अनुसूचित जाति में है, तो अनुसूचित जाति में जो जातियां हैं, उन जातियों को अलग अलग बांट सकते हैं और उनके हिसाब से उनको रिजर्वेशन परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हैं। तो माना जैसे 2% वाल्मीकि समाज है, या 1.5% या 2%, 2.5% धोबी समाज है, जैसे हमारे खटीक समाज के भाई हैं, इस तरह से सबका इसका वर्गीकरण किया जाएगा। और जितने जाटव, या यूं कहो कि चमार समाज के जो साथी हैं, जो भाई हैं हमारे, उनको वर्गीकरण, ये है वर्गीकरण का मतलब ये है कि समाज को बांटने का काम कोर्ट द्वारा किया गया है, और इसमें साथ साथ में क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। यानी उनको जो लगता है कि भी जो लोग मजबूत हो गए, समृद्ध हो गए हैं, उनमें उनको इसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, ये क्रीमी लेयर जो लगाया गया। यद्यपि अभी पूरा जजमेंट हम पढ़ नहीं पाए हैं, पर जितना पढ़ा और जितना सारी मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आ रही है, बहुत ही जिम्मेदार जो मीडिया के साथी हैं, पत्रकार हैं, जो वो न्यूज दे रहे हैं, उनके माध्यम से जो आ रही है, उनसे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। एक बड़ी अजीब स्थिति है साथियों कि रिजर्वेशन एससी और एसटी का इन 70 सालों में अभी पूरा नहीं हुआ है कितना? 15% एससी का रिजर्वेशन, 7.5% एसटी का, यानी आदिवासियों का, अनुसूचित जनजाति का। एससी अनुसूचित जाति का 15%,
और अनुसूचित जनजाति का 7.5%, कुल मिला के 22.5%। और हकीकत में आज की तारीख में जो है वो मुश्किल से 10-10.5% के आसपास है। ये स्थिति है, 70 सालों में पूरा नहीं किया, जो कि अगर आप देखें तो आधा, लगभग आधे से ज्यादा खाली पड़ा है, वो भरा नहीं गया। उसे भरने की बजाय जो रिजर्वेशन है उसी में बांटने की, वर्गीकरण करने की एक ये बड़ी गहरी साजिश मुझे नजर आती है। ठीक इसी तरह से ओबीसी का अगर देखें, उनका 27% है, लेकिन आज भी उनका 11-12% से ज्यादा नहीं है, उनका भी जो का त्यों है। तो जो रिजर्वेशन पहले पूरा करना था, उसके बाद में सर्वे कराना था, पूरी जांच करानी थी, समाज से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी कि समाज कितना आगे बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, स्थिति क्या है, वो करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी उसके इस सबको बांट दिया है, वर्गीकृत कर दिया है, अधिकार राज्य सरकार को दे दिए। जबकि सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि यह पूछना था केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से कि आपने पूरा किया नहीं किया, पहले उसे पूरा करो आप। वो नहीं किया साथी, आपको बांट दिया। और भी इसमें जो सबसे बड़ी स्थिति, सबसे खतरनाक जो स्थिति है साथियों, वो ये स्थिति है कि आपस में लड़ाने की, इस एससी समाज को आपस में लड़ाने की एक साजिश की गई है कि आपस में लड़े और इन्हें कहा जाए कि तुम्हारा जो रिजर्वेशन है, तुम्हारे ही इस एससी में जो लोग हैं वो लोग खा रहे हैं, वो समाज खा रहे हैं, वो जातियां खा रही हैं। आपस में लड़ाने की कोशिश। और ये एक तरह से ये है कि जो समाज, उसमें कुछ लोग इस रिजर्वेशन की वजह से सक्षम हो चुके हैं, समर्थ हो चुके हैं, समाज की आंखें बन चुके हैं, उसकी जुबान बन चुके हैं, उस जुबान को काटने की, उन आंखों को फोड़ने की और उस दिमाग को खत्म करने की एक साजिश है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, ये सन 2008 या 9 की बात है। पार्लियामेंट में एससी एसटी की स्थिति के विषय में पूछा गया था। तो एससी एसटी की स्थिति के विषय में वो बताया गया था कि एससी की जो स्थिति है वो आज भी, उस समय तक की बात बता रहा हूं, और उसके बाद तो स्थिति बद से बदतर हुई है। मोदी काल में तो बद से बदतर हुई है। और आंकड़े भी इस बात को कहते हैं, जब 80 करोड़ को आप अनाज देते हैं 5 किलो, तो ये बात सिद्ध करती है। लेकिन उस समय की मैं बात बता रहा हूं, उस समय यह था, जो रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट में पेश की गई थी, कि एससी समाज की 85% एससी समाज की स्थिति बहुत बुरी है। उसके पास 2 वक्त के लिए ढंग से खाने के लिए खाना नहीं है, रोटी नहीं है और शिक्षा नहीं है। सामाजिक स्थिति उसकी बहुत बुरी है। और इसी के साथ में एसटी समाज के विषय में कहा गया कि 90% एसटी समाज की, अनुसूचित जनजाति समाज की स्थिति बहुत बुरी है। उसके पास ढंग से न खाने के लिए वो है, न रोजगार है, न शिक्षा है। उस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ किया है। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसमें आपस में भी एक दूसरे के प्रति घृणा है, नफरत है, एक दूसरे को सम्मान नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पे जाके देखा है, अगर है तो इसे मिटाने की कोशिश होनी थी, इसको और बढ़ाने की। इससे तो घृणा और बढ़ेगी, इससे तो नफरत और बढ़ेगी। अगर तुम कह रहे हो तो इस हिसाब से देखी जाए तो कोर्ट कह रही है। तो अब दूसरी बात कि समाज के जिन वर्गों को वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें यह समझाया जा रहा है कि तुम्हारा जो आरक्षण है ये लोग खा रहे हैं, ये जाति खा रही है, हकीकत क्या है अब इसको सुन लो। कौन किसका आरक्षण खा रहा? वैसे तो आरक्षण अब रहा ही कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ तो निजी हाथों में दे दिया। 4th क्लास की जितनी भी भर्तियां हैं सब ठेके पे दे दी गई, और उसके ऊपर 2nd क्लास की जो है, वो 3rd क्लास की जो है, 4th क्लास की पूरी ठेके पे दे दी गई। 3rd क्लास की जो है उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट पर अब होने लगे। और क्लास 1 की जो है उसमें लेटरल एंट्री, यानी पीछे से, पिछले दरवाजे से उनकी भर्ती होने लगी। 100 से ज्यादा आईएएस ऑफिसरों की
जो डायरेक्टर से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक मोदी सरकार ने भर्ती कर दी है, और वो पीसीएस में भी, उसमें भी ये भर्ती लेटरल एंट्री जो है वो करने जा रहे हैं। सेना में अग्निवीर वो कर ही चुके 4 साल के लिए, अग्निपथ अग्निवीर। तो रिजर्वेशन वैसे ही नहीं छोड़ा है। दूसरा, एजुकेशन ही खत्म कर दी, तो जब तक रिजर्वेशन भी किसको मिलेगा? माना आईएएस का एग्जाम है, तो जो ग्रेजुएट होगा तो उसी को तो वही तो बैठ सकेगा। पर अगर व्यक्ति ग्रेजुएट ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो कहां से बैठेगा उसमें? दूसरी बात, कौन खा रहा है किसका रिजर्वेशन? जनरल समाज के लोग। जिस जनरल समाज के लोगों में कौन कौन आता है, मोस्टली आप सुन रहे होंगे। जनरल समाज में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी राजपूत, और बनिए यानी वैश्य समाज के लोग, और साथ में जो आपके कायस्थ वगैरह हैं, ये लोग उसमें जनरल समाज में आते हैं। इनका रिजर्वेशन कितना है, कभी सोचा किसी ने? क्या इनमें कैटेगरी बांटने की कोशिश की गई? इनमें मैक्सिमम सीटों पर जो बैठे हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं। ब्राह्मण समाज के, वहां ऐसा नहीं कि क्षत्रिय बैठे हो, क्षत्रिय भी इतने नहीं है, बनिए समाज के भी नहीं, वहां मैक्सिमम ब्राह्मण समाज के लोग। उनमें कभी वर्गीकरण नहीं किया गया, कभी भी उनको कभी इस तरह से बांटने की कोशिश नहीं की गई, कभी भी उनके विषय में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया गया। तो वो लोग कौन है? जो जनरल समाज के जो लोग हैं, ये कितना आरक्षण खा रहे हैं? डिक्लेयर नहीं है, लेकिन 22.5% आरक्षण एससी और एसटी का, 27% आरक्षण, जबकि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन मंडल कमीशन के हिसाब से 52% है, बट 52% की बजाय उनको 27% लगभग आधा दिया गया। तो 27% ओबीसी का, 22.5% एससी और एसटी का, कुल कितना हुआ? 49.5%, 49.5%। और बाकी का जो है 50.5% यानी 50.5%, कौन है इन 50.5% पे? वो लोग जनरल समाज के लोग जिनकी पॉपुलेशन मात्र 15% भी नहीं, आज की तारीख में 15% भी नहीं। उन 15% के पास में इतना सब कुछ है, ये है। और इसके साथ साथ उसी जनरल समाज के लिए जिसकी पॉपुलेशन 15% है, गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कानून बनाया, 10% आर्थिक आधार पर दे दिया, और यही सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने वो 10% आरक्षण फाइनल कर दिया कि हाँ ठीक है, उसको कह दिया ठीक है, जबकि वो गैर संवैधानिक था, गैर संवैधानिक है, बावजूद उसके कह दिया सही। क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, अगर वो भी इस तरह की अन्यायपूर्ण मानसिकता रखते हैं, तो न्याय किसको मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? ये जजमेंट कुछ ऐसा ही नहीं है जैसा बाबरी मस्जिद के विषय में जजमेंट था, जहां आज राम मंदिर बना है। बाबरी मस्जिद वाला जो फैसला था लगभग उसी तरह का नहीं है। सो रिजर्वेशन कौन खा रहा है? 50.5% वो, 50.5%, और 10% आर्थिक आधार पर, कितना हो गया? 60.5%। यानी जिनकी आबादी मात्र 15% है, उनके पास में 15% भी आज की तारीख में नहीं होगी, पर फिर भी मान लो 15%, उनके पास 60.5%। अब कह सकते हैं कि भाई ये तो उसी में से दिया 50% में, चलो मान लेते हैं उसी 50% में से भी अगर है, तो फिर भी 50.5% है ना इतने लोगों के पास में। और देश के संसाधन किसके पास में है? भुखमरी के कगार पर कौन है? यानी जो पूरी तरह से मजबूत है, हर तरह से मजबूत है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास बिजनेस है, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास में जमीन है, जिनके पास में एजुकेशन है, तमाम संसाधन है, उनके लिए सब कुछ है। उनके लिए कोई इस तरह की कोशिश नहीं, उन्हें बांटने की कोई कोशिश नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्हें बांटा जाए, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन बांट किसको रहे? भूखों को, जो पहले से ही मरे हुए हैं, उनको और गर्त में ढकेलना चाहते हो। और जिन लोगों को समझाया जा रहा है कि तुम्हारा आरक्षण ये खाना है, मैं समझता हूं इसके बाद में वो लोग ये समझ जाएंगे कि उन सबका और हम सबका जो आरक्षण है कौन खा रहा है, हमारी नौकरियां कौन खा रहा है, हमारा रोजगार कौन खा रहा है, हमारी जमीन किसके पास में है, हमारे दम पर जो सत्ता में बैठे हैं वो कौन लोग हैं, मीडिया किसका है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि सारे के सारे मीडिया वाले बताओ कि तुम में से एससी एसटी ओबीसी का कौन है, सबके सामने आता, कोई नहीं मिलता।
सब कुछ उनके पास। सो ये जो बांटने की कोशिश है, ये कोशिश हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। जितना दम है लगा के देख ले, सरकार भी और कोर्ट भी, लागू नहीं होने देंगे। आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा और 9 तारीख से ही इस आंदोलन की 9 अगस्त 2024 जंतर मंतर से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। आंदोलन ऑलरेडी शुरू एक तरह से हो ही चुका है, लेकिन फॉर्मली इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 2024 से होगी, जंतर मंतर सुबह 10 बजे। ये साजिशें जो की जा रही हैं हमारे समाज के खिलाफ, इस बहुजन, इस गरीब शोषित पीड़ित समाज के खिलाफ, इसे हम किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। समाज को बंटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। और अब रही बात ये कि अब इस बात पर भी आंदोलन होगा कि जो 15% आबादी है, इस 15% आबादी को रिजर्वेशन दिया जाए और वो 15% दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब इस बात पर भी संघर्ष होगा। अगर ये जंग है तो जंग ही सही, इस बात पर संघर्ष होगा। बहुत दिन अन्याय झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं होगा। मेरा इस शोषित पीड़ित समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, मानवर साहब काशीराम जी को मानने वाले लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबसे मेरा निवेदन आग्रह है, इकट्ठे होइए और लड़ाई आर पार की होगी, चाहे जो भी हो। किसी को डरने, किसी को दबने, किसी को भी किसी तरह से झिझकने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हक का मामला है। ये देश किसी के एक का बाप का नहीं है, ये देश हमारा है, हम सबका है और अपना हिस्सा हम लेके रहेंगे। और हमारे इस हिस्से में कोई हस्तक्षेप करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय भीम।